गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे हैं संविधान के भाग और शेड्यूल्स के ऊपर। इससे पहले हमने संविधान के भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4A पर हमने चर्चा की। आज एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो संघ की कार्यपालिका का है। भाग 5 पर हम चर्चा करेंगे। कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है और कौन-कौन सी बातें इसमें शामिल हैं। सबसे पहले आप याद रखना, इस भाग का नाम है संघ की कार्यपालिका। भाग है भाग 5। और इस भाग का नाम है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। और इस भाग का विस्तार जो है वो आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 151। ये बहुत बड़ा भाग है संविधान। इसको समझने से पहले एक बात आपको समझनी होगी कि दुनिया में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती है, या दो प्रकार का सिस्टम जो है दुनिया भर में हमें दिखाई देता है। पहला सिस्टम होता है अध्यक्षात्मक शासन, और दूसरा होता है संसदीय शासन। ये शासन के दो प्रकार पूरी दुनिया भर में है। यद्यपि इसका मिक्स रूप भी है। कुछ ऐसे देश भी हैं जहां प्रेसिडेंशियल रूल भी है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। ऐसी भी शासन प्रणालियां दुनिया में है। लेकिन मूल रूप से, मोटे रूप से दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है। एक अध्यक्षात्मक जो पाई जाती है यूएस में, और एक होती है संसदीय शासन प्रणाली जो ब्रिटिश प्रारूप है। यह पाया जाता था सबसे पहले यूके में, और इसी पैटर्न को हमने अपनाया क्योंकि हम चूंकि 200 वर्षों तक गुलाम रहे, 100 वर्षों तक हम एक कंपनी के गुलाम रहे, और 100 वर्षों तक हम पर ब्रिटिश वाले पार्लियामेंट ने हुकूमत की, यानी ब्रिटिश क्राउन ने हम पर हुकूमत की। तो उस समय चूंकि संसदीय शासन का हमें अनुभव था, अंग्रेज जब इस देश से गए तो उन्होंने इस प्रकार का पैटर्न ही देश पर लागू किया। तो हमारी शासन प्रणाली जो है वो संसदीय है। पहली विशेषता तो ये। दूसरा, दो प्रकार का शासन का ढांचा भी दुनिया भर में दिखाई देता है। एक ढांचा है एकात्मक और एक ढांचा है संघात्मक। क्योंकि ब्रिटेन एक छोटा देश है तो उसकी शासन की प्रणाली जो है यूके की या फ्रांस की शासन प्रणाली एकात्मक है। हम चूंकि बड़े गणराज्य हैं, विशाल देश हैं, अमेरिका एक विशाल देश है, तो हमारी जो शासन की प्रणाली है यूएस और इंडिया की जो शासन का सिस्टम जो है वो है संघात्मक। अब आपने ये पढ़ा होगा कि जहां शासन की संघात्मक प्रणाली होती है उन देशों में दो प्रकार के संविधान होते हैं। एक तो संविधान होता है राज्यों का अपना संविधान, और एक होता है संघ सरकार का अपना संविधान। भारत ने इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया। यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, हम ऐसे राज्य हैं और हम ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं एकात्मक प्रणाली वाला कि हमारे यहां संघ और राज्यों का एक ही संविधान। जबकि मैं पहले बता चुका हूं इससे पहले वाली क्लास में कि अमेरिका प्योर संघ राज्य है, जहां पर दो प्रकार के संविधान हमें दिखाई देंगे। एक तो संघ का अपना संविधान और एक राज्यों का अपना संविधान। नागरिकता भी वहां दोहरी है, एक संघ की नागरिकता और एक राज्य की नागरिकता। जबकि भारत, यद्यपि शासन प्रणाली हमारी संघात्मक है, व्यवस्था हमारी संघात्मक है, लेकिन हमने इकहरी नागरिकता को अपनाया और इसी अनुरूप हमने संविधान भी एक ही बनाया। भारत संघ के अंदर ही राज्य गणराज्य का संविधान या राज्यों के संविधान जो है परिलक्षित है। इसका एक अपवाद था आर्टिकल 370, जो अब आर्टिकल रिमूव नहीं किया गया है। आर्टिकल में वो प्रावधान जो जम्मू कश्मीर राज्य को स्पेशल स्टेटस प्रदान करते थे। जैसे पहला स्टेटस तो यह था कि उसका अपना एक संविधान होगा, उसका अपना एक फ्लैग होगा, जो अब अस्तित्व में नहीं है, वो समाप्त कर दिए गए हैं। यानी जम्मू कश्मीर राज्य का भी अब अलग से कोई संविधान जो है भारत में लागू नहीं है, यानी उसका स्टेटस भी भारत के और राज्यों की तरह हो गया है, यद्यपि वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि भारत के अंदर जो संघ संविधान है उसी संविधान में राज्यों का संविधान परिलक्षित है। ये ऐसी प्रणाली में नहीं होता जहां शासन की व्यवस्थाएं संघात्मक होती है। ऐसी प्रणाली में दो संविधान होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो पहली बात तो आपको यह समझना है
कि इस भाग के अंदर संघ की जो कार्यपालिका है वो किस प्रकार काम करेगी। अब संघ की कार्यपालिका से आपका सीधा अभिप्राय यह होता है कि राष्ट्रपति और उसकी कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री भी है, जिसमें पूरी कैबिनेट भी है राष्ट्रपति की, जिसमें उपराष्ट्रपति भी है, जिसमें महान्यायवादी भी है, ये पूरा आर्टिकल जो है आर्टिकल 52 से लगाकर 78 तक जो है संघ की कार्यपालिका को एक्सप्लेन करता है। इससे इसी भाग में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो संघ की संसद किस प्रकार काम करेगी, संसद कैसे जो है वो कानून बनाएगी, संसद कैसे संविधान में संशोधन संशोधन का जो भाग है वो भाग अलग है, लेकिन संसद संविधान में किस प्रकार संशोधन भी करेगी इसका भी ये प्रारंभिक प्रारूप जो है वो हमें यही दिखाई देता है। इसी प्रकार संघ की न्यायपालिका किस प्रकार की होगी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस प्रकार होंगे, इस सब का प्रावधान जो है संघ की कार्यपालिका में। मैं संक्षिप्त में थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताता हूं और वो काफी उपयोगी जानकारियां भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं संघ का राष्ट्रपति। आर्टिकल जो 52 है उसमें संघ के राष्ट्रपति का उल्लेख है। और आप ध्यान रखना, भारत का जो संपूर्ण संविधान है उसमें सबसे छोटा आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 52 है, जिसमें लिखा हुआ है संघ का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत गणराज्य का एक राष्ट्रपति होगा। ये संपूर्ण जो हमारा संविधान है जिसमें 395 आर्टिकल है उसके अंदर सबसे छोटा आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 52 है, जिसमें राष्ट्रपति का उल्लेख। मैंने पहले भी कहा था कि हमारी शासन की प्रणाली संसदीय है, क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन का हमें अनुभव रहा, इसलिए हमने इस प्रणाली को अपनाया। और यहां पर कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं। पहला प्रधान तो है राष्ट्रपति, जिसको हम नाम मात्र का कहते हैं, और दूसरा होता है वास्तविक, जिसको हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट। प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट या उसकी मंत्री परिषद, कुछ भी आप मान लीजिए, लेकिन मूल शब्द जो प्रयोग में लाया जाएगा वो है कैबिनेट। कहने का अर्थ है, अगर हम तकनीकी भाषा में बात करें तो हमारे शासन की जो है कार्यपालिका शक्तियां दो अंगों में निहित है। एक राष्ट्रपति में है, ये केवल औपचारिक और नाम मात्र की शक्ति है इसके पास। कैसी शक्ति है इसके पास? औपचारिक और नाम मात्र की। आप जो भी सुनते हैं शासन में, जैसे आप एक बात सुनते हैं कि राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार, आप एक लाइन सुनते हैं कि राष्ट्रपति संघीय कानून के तहत सजा पाए हुए व्यक्ति की सजा को या तो माफ कर सकता है, या विराम कर सकता है, परिविलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, बहुत सारी बातें आप सुनते हैं। आर्टिकल 72 में इसका गाइडलाइन भी दी गई है। आपको ये बात समझनी होगी कि ये विषय राष्ट्रपति के पास जब आता है तो वो पूरा विषय सबसे पहले कैबिनेट के पास जाता है। मान लीजिए मैं अपने अपराध के लिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है फांसी की, और मैं राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटिशन भेजता हूं, माफीनामा, आर्टिकल 72 के अनुसार, 72 के अनुसार, तो इसका अर्थ है कि वो मर्सी पिटिशन जो है वो राष्ट्रपति से सीधी कैबिनेट के पास जाएगी, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के पास। और आपने ये सुना होगा कि हर 7 दिन में या 14 दिन में कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर होती है, और वहां पर यह विषय रखा जाएगा अगर वो सूची में होगा, और कैबिनेट जैसा डिसीजन लेगी उसी डिसीजन के हिसाब से राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा। तो कहने का अर्थ है कि जो भी काम हम राष्ट्रपति के नाम से सुनते हैं हमारे संघ के अंदर, वो राष्ट्रपति नहीं करता, क्योंकि वो औपचारिक है और नाम मात्र का है। संपूर्ण काम जो है वो प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट करती है। ये हमारी वास्तविक कार्यपालिका, इसको हम कह सकते हैं वास्तविक और हमारी राजनीतिक कार्यपालिका, जिसके पास काम करने का अधिकार है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट ने कोई प्रस्ताव पास किया और राष्ट्रपति के पास वो प्रस्ताव भेजा गया, तो राष्ट्रपति, ये अवसर पैदा हो सकता है कि राष्ट्रपति उस पर सहमति प्रदान नहीं करे। अगर राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है, यद्यपि कई बार ऐसा होता है कि कोई विषय राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राष्ट्रपति एक बार कह सकता है कि आप इस पर पुनर्विचार करें, और दूसरी बात जब कैबिनेट वापस उसको राष्ट्रपति के पास भेज दे और राष्ट्रपति साइन करने से इनकार कर दे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, जिसके लिए शब्दावली का प्रयोग किया गया है संविधान का अतिक्रमण। शब्द क्या है? संविधान का अतिक्रमण।
इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है वो राजद्रोह के आधार पर, देशद्रोह के आधार पर, अकर्मण्यता के आधार पर, कार्य में असमर्थता के आधार पर नहीं लाया जाता, क्योंकि चूंकि वास्तविक रूप से राष्ट्रपति स्वयं कोई काम करता ही नहीं है तो वो राजद्रोह भी नहीं कर सकता। हाँ, पर एक काम वो कर सकता है कि संविधान में जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन को मानने से वो इनकार कर दे, तो ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति जो है वो संघ के संविधान का अतिक्रमण करता है और इस आधार पर संसद जो है उसके खिलाफ महाभियोग ला सकती है। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति को जो है कैबिनेट द्वारा पारित विषयों पर हस्ताक्षर करने होंगे। वो करने से एक बार कह सकता है कि आप पुनर्विचार करें, लेकिन दूसरी बार उसको ऐसा कहने का अवसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति मूल रूप से औपचारिक है। संघ के तमाम काम जो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे वो राष्ट्रपति नहीं करेगा, वो प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट करेगी। तो आर्टिकल 52 में संघ के राष्ट्रपति का उल्लेख, और मैंने पहले भी कहा कि आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 78 तक ये संघ की कार्यपालिका को एक्सप्लेन करता है, जिसमें मैं यहां पे सूची बना रहा हूं, इन लोगों का इसमें उल्लेख है। जैसे सबसे पहले इसमें उल्लेख है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का पद, उसका कार्यकाल, उसके निर्वाचन की रीति, उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है। एक सब आप हमेशा याद रखना कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 2 आर्टिकल दिए गए हैं संविधान में, आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61। और इन्हीं आर्टिकलों में कहा गया है, आर्टिकल 56 ये कहता है कि किन किन तरीकों से राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो सकता है, और आर्टिकल 61 ये कहता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो स्पीचमेंट लाया जाएगा, जिसको हम हिंदी में या प्राकृत भाषा में कह सकते हैं महाभियोग, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका उल्लेख आर्टिकल 61 में। तो इस आर्टिकल 52 से 78 तक पहला जो पार्ट है वो है राष्ट्रपति का, जिसमें राष्ट्रपति का पद, उसकी कार्यविधि, उसके काम करने का तरीका, सब बातें इसी के अंदर शामिल है। दूसरा है उपराष्ट्रपति। आप हमेशा याद रखना, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। यद्यपि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल हमेशा 5 वर्ष ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष है? 5 वर्ष। तो एक टेक्निकल चीज है कि राज्यसभा का जो व्यक्ति सदस्य बनता है उसका कार्यकाल तो 6 वर्ष है, लेकिन उसके सभापति का कार्यकाल हमेशा कितने वर्ष रहेगा? 5 वर्ष। हाँ, उपसभापति का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष रहेगा। तो इसमें उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, ये शपथ किस प्रकार लेगा, राष्ट्रपति शपथ किस प्रकार लेगा, ये पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, इसका उल्लेख है। और तीसरा इसके अंदर उल्लेख है प्रधानमंत्री पद का। ये बहुत महत्वपूर्ण पद हमारे देश में है। आप ध्यान रखिए, हमारे संविधान में इस पद का कॉन्स्टिट्यूशनल उल्लेख है। संविधान के बकायदा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि संघ का एक प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78 ये प्रधानमंत्री पद का उल्लेख करता है। आर्टिकल 74 में भी उल्लेख है, आर्टिकल 75 में भी है और आर्टिकल 78 में भी है। यहाँ इसके कर्तव्यों का उल्लेख है प्रधानमंत्री पद के। तो ये तीनों आर्टिकल में प्रधानमंत्री का पद है। यद्यपि ये एक इतिहास है कि ये पद सबसे पहले शुरू हुआ ब्रिटेन में, और कहते हैं कि ब्रिटेन में सर रॉबर्ट वालपोल 1721 या मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, 21 के आसपास कहते हैं कि वो वहां सर रॉबर्ट वालपोल दुनिया के या ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये पद जो है वो एक प्रकार से ब्रिटिश क्राउन द्वारा अस्तित्व में लाया गया। ये पद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं था ब्रिटेन में। भारत में इसका संविधान में उल्लेख है, इसलिए ये पद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है। जबकि ब्रिटिश संविधान के बारे में आपको पता है कि ब्रिटिश संविधान जब आप पढ़ते हैं तो ब्रिटिश संविधान अभी समयों पर आधारित है। कुछ चीजें उसकी लिखी हुई है, कुछ अलिखित हैं, तो परंपराओं पर आधारित है। और कहते हैं कि दुनिया के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो सर रॉबर्ट वालपोल थे, और इसी से इस पद की शुरुआत हुई। बाद में जाकर जब 1832 का सुधार अधिनियम अस्तित्व में आया तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यकारी रूप से शक्तिशाली बन गए, और ब्रिटिश क्राउन की जो शक्तियां है वो कैसी रह गई? औपचारिक और नाम मात्र की रह गई। ये संसदीय प्रणालियों की विशेषता है कि वहां 2 का एग्जीक्यूटिव होते हैं, वास्तविक और नाम मात्र। अगला इसी के अंदर उल्लेख है मंत्री परिषद का। आप याद रखिए, एक बहुत टेक्निकल बात है इसके अंदर कि इन 2 आर्टिकलों में मंत्री, एक आर्टिकल, ये 2 आर्टिकलों में मंत्री परिषद का उल्लेख है,
लेकिन कैबिनेट मंत्रियों का यहां उल्लेख नहीं है। ये भाग 5 ऐसा भाग है जिसमें कैबिनेट का उल्लेख नहीं। ये बहुत टेक्निकल बात है। कैबिनेट का उल्लेख पूरे संविधान में एक जगह ही आया है, वो है आर्टिकल 352 परंतु 3 के अंदर। ये वो आर्टिकल है जिसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जब भी आपातकाल की उद्घोषणा करेगा तो कैबिनेट के लिखित परामर्श के आधार पर करेगा। तो पूरा संविधान तो बात करता है मंत्रिपरिषद की, और एक आर्टिकल ऐसा है 352(3) जहां लिखा हुआ है कि वो कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार काम करेगा। अब ये मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के इसमें मंत्री होते हैं। पहला होता है मंत्रिमंडल का सदस्य। यद्यपि मैं पहले से कह रहा हूं कि इस भाग के अंदर इस शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन मंत्रिपरिषद में यह चीज भी होती है। मंत्रिमंडल का मतलब होता है जो व्यक्ति, जिसको हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये कैबिनेट शब्द कबाल से बना है, जो बाद में अस्तित्व में आया ब्रिटेन के अंदर। ये 5 व्यक्ति थे, KABAL, कबाल, उसी से ये कैबिनेट बना। दूसरा होता है राज्य मंत्री। और आप कभी ध्यान से देखना कि जब राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ दिलवाता है तो मंत्री शपथ लेते समय इस शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में शपथ लेता हूं। या वो शब्द का प्रयोग करेंगे, मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। शपथ 2 प्रकार की होती है, एक पद की होती है और एक होती है गोपनीयता की शपथ। इसका उल्लेख जो है वो संविधान की जो शेड्यूल 3 है उसमें शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है कि ये लोग कैसे शपथ लेंगे, उसका पैरा वहां पर दिया हुआ है। शपथ 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है वो पद की शपथ लेता है, जिसमें वो उल्लेख करता है कि मैं संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में शपथ लेता हूं, या मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं, या मैं संघ के मंत्री के रूप में, जिसको हम कह सकते हैं स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। तो एक तो उसकी मंत्री पद की शपथ हो गई, और एक होती है गोपनीयता की शपथ। देखिए, शासन तब ज्यादा बेहतर होता है जब शासन में गोपनीयता कायम रहे। आप एक बार मंत्री बन गए, मंत्री बनने के बाद भले आप मंत्री रहे या नहीं रहे, अगर मंत्रिमंडल ने यह तय कर दिया कि इस बात को आपको गुप्त रखना है, तो आप मंत्री पद जब छोड़ भी देंगे उसके बाद भी आप गोपनीयता भंग नहीं कर सकते। ये होती है गोपनीयता की शपथ। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति जो शपथ लेता है, वो पद की लेता है या संविधान के प्रति निष्ठा की लेता है, गोपनीयता की शपथ नहीं लेता। मंत्री और प्रधानमंत्री ये सब लोग जो है वो पद के साथ साथ किसकी शपथ लेते हैं? गोपनीयता की। तो एक इसमें उल्लेख है मंत्री परिषद का। अगला इसमें उल्लेख है महान्यायवादी का। इसको हम कहते हैं भारत सरकार का विधिक सलाहकार। इसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा होती है, और जो व्यक्ति हाईकोर्ट्स में 10 साल तक एडवोकेट रहा हुआ हो, जो विधि का अच्छा जानकार हो, पारंगत विधि वेता हो, ऐसे व्यक्ति की इसमें नियुक्ति की जाती है। और इस पद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उसके सदस्य नहीं होते हुए भी उसकी कार्रवाई में भाग लेते हैं। एक महान्यायवादी और दूसरा लोकसभा का सचिव। ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है लोकसभा का सचिव और राज्यसभा का सचिव। तो ये जो लोकसभा का सचिव जो है वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेगा। महान्यायवादी दोनों हाउसों में बैठ सकता है, लोकसभा में भी बैठ सकता है और राज्यसभा में भी बैठ सकता है, और ये किसी भी बहस में भाग ले सकता है। लेकिन जब किस संसद किसी विषय पर मतदान करती है तब मतदान में ये हिस्सा नहीं ले सकता, और बकायदा ये खड़ा होकर बोल भी सकता है अगर कोई इससे सवाल पूछा जाए। एक प्रकार से आप ये मानिए कि ये सरकार का वकील होता है, जो सरकार संबंधी बातों को, सॉरी, जो गवर्नमेंट की जो विधि संबंधी बातें हैं उसको संसद के सामने एक्सप्लेन करता है। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये जो है वो यहां से लगाकर यहां तक है, जिसमें राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और महान्यायवादी है। यानी ये संघ की कार्यपालिका का भाग है। इसको हम कहेंगे संघ की एग्जीक्यूटिव। ध्यान देना आप, आगे हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 79 से लगाकर आर्टिकल 123 तक। ये संघ की विधायी शक्तियों का भाग। किसी भी सरकार की 3 प्रकार की शक्तियां होती है। पहली होती है उसकी विधायी शक्ति, जिसको हम कह सकते हैं व्यवस्थापन संबंधी काम।
कौन सा काम? व्यवस्थापन संबंधी काम। और ये काम करती है किसी भी देश की संसद। दूसरा होता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, जिसको हम आज के शब्दों में कह सकते हैं सरकार, जो कानून को क्या करती है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है। कानूनों को लागू करना यह काम किसका है? कार्यपालिका। और तीसरा अंग होता है सरकार का न्यायपालिका, जिसका बुनियादी काम होता है संविधान का संरक्षण करना या उसकी रक्षा करना, और इन अंगों की जो मनमानियां है उस पर रोक लगाना। तो ये सरकार के 3 काम है। इनका काम है मूल रूप से आप मान लीजिए न्यायिक काम या न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी काम। अब चूंकि पहले जो हमने पढ़ा वो भाग, इसके अंदर भाग 5 के अंदर हमने कार्यपालिका पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं इसी भाग 5 के अंदर आर्टिकल 79 से लगाकर 123 तक संघ की विधायी शक्तियों का भाग। इसके अंदर संघ की संसद का उल्लेख। किसका उल्लेख है? संघ की संसद का। और आपने पढ़ा भी होगा हमारी संसद के 2 भाग। आप जो गोल बिल्डिंग देखते हैं उसमें 3 हाउस बने हुए हैं। पहला हाउस बना हुआ है लोकसभा का भवन, जहां लोकसभा बैठती है। इसकी वास्तविक संख्या 552, लेकिन अभी एक्टिव संख्या जो है 543 है। और एक है राज्यसभा, इसकी वास्तविक संख्या 250 है, लेकिन एक्टिव संख्या जो है 245 ही है। इसके कुछ कारण हैं। लोकसभा की वास्तविक संख्या इतनी है और भरी इतनी ही जा रही है। इसका बड़ा कारण यह है कि 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन हैं, उनका आरक्षण अब खत्म कर दिया गया। आप ध्यान रखना, कभी भी इनका आरक्षण जो है आगे नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन संविधान में वो आर्टिकल नहीं हटाया गया। आर्टिकल तो है, लेकिन उस आर्टिकल में इनको जो आरक्षण मिल रहा था, क्योंकि वो आरक्षण 10-10 साल बाद उसकी संसद रिव्यू करती है, तो नए पैटर्न में इनका आरक्षण जो है 2020 के बाद समाप्त कर दिया गया। इसलिए अब एंग्लो इंडियन को हमारे संविधान में आरक्षण नहीं है। विधानसभा में भी होता था, 1 सीट विधानसभा में होती थी और 2 सीटें लोकसभा में होती थी। तो 552 में से 2 सीटें चली गई, -2 कर दीजिए, पीछे रही 250 सीटें। उसमें से 7 सीटें जो है पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में, जिसको हम कहते हैं पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान की जो सीटें हैं 7, वो खाली पड़ी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो वहां से सांसद आ नहीं रहे हैं। तो एक्चुअल संख्या तो 552 है, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, फिर 7 माइनस कर दीजिए, तो 543 पर हमारे देश में चुनाव होते हैं। पूरे देश को जो है 543 या आप मान लीजिए 550 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें 543 पे वर्तमान में चुनाव होते हैं। और ये 2 व्यक्ति जो मनोनीत होते थे, ये प्रणाली अब समाप्त कर दी गई है। यानी प्रणाली समाप्त करने का अर्थ यह है कि इसको आगे एक्सटेंड नहीं किया गया है। इसी प्रकार राज्यसभा की जो सीटें हैं, उसमें 5 सीटें वही कश्मीर की, क्योंकि यहां 7 सीटें खाली पड़ी है और राज्यसभा में कितनी खाली पड़ी है? 5 सीटें, तो कुल संख्या हो जाती है 245। तो इन दोनों सदनों का गठन, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम संसद का उल्लेख करेंगे तो संसद का अर्थ होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये हमारे यहां संसद का अभिप्राय हो। कभी ये सवाल पूछते भी हैं कि राष्ट्रपति संसद से आपका क्या अभिप्राय है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये है हमारी संसद। इसके अंदर संसद के दोनों सदनों का चुनाव किस प्रकार होगा, इसमें जो मेंबर चुनकर आएंगे उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होगी, किस प्रकार से वो डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे, जब वो संसद की कार्रवाई में बैठते हैं तब कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन लागू होगा, और चुनाव जीतने के बाद किसी की शिकायत पर राष्ट्रपति किस प्रकार इनको डिस्क्वालीफाई करेगा। ये सब बातें जो है आर्टिकल भाग 5 के आर्टिकल 79 से 123 तक लिखी गई है। एक और बात, इसी के अंदर संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख। विधायी का मतलब उसके कानून बनाने का अधिकार। इसी के अंदर लोकसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख, सॉरी, लोकसभा का स्पीकर या हम इसको कह सकते हैं अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष का उल्लेख।
इसी के अंदर राज्यसभा के उपसभापति का उल्लेख इसी भाग के अंदर। दूसरा इसकी विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों की कैटेगरी तय है। जैसे संसद कुल कितने प्रकार के कानून बनाती है, तो आपके सामने तीन चीजें होनी चाहिए। संसद एक बनाती है साधारण कानून, एक बनाती है वो संविधानिक संशोधन कानून, जिसको हम कह सकते हैं संविधान संशोधन कानून, और एक संसद बनाती है वित्त संबंधी कानून, जिसको हम कहते हैं धन संबंधी कानून। है वो वित्त संबंधी कानून। तो संसद ये कानून किस प्रकार बनाएगी, किसी कानून पर कोई गतिरोध होने पर क्या स्थिति उत्पन्न होगी। एक सिंपल बात ही आपको याद रखना है कि अगर कोई कानून संसद द्वारा बनाया जाता है और किसी विषय को लेकर संसद में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, जैसे गतिरोध का मतलब यह हुआ कि उस कानून को लोकसभा ने तो पास कर दिया और राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और उस संयुक्त बैठक में चूंकि संख्या बल लोकसभा के पास होता है, इसलिए जैसा लोकसभा चाहती है वैसा ही वो कानून पास हो जाता है। भारतीय इतिहास में ऐसे 3 अवसर हमारे सामने आ चुके हैं जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति द्वारा कॉल की गई। पहला अवसर आया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, 61 की बात है। दूसरी बार ये अवसर आया श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, और तीसरी बार ये अवसर आया श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के समय, जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे इस देश में। और तीनों ही बार लोकसभा इसमें जीत गई और राज्यसभा इसके अंदर हार गई। लेकिन आप ध्यान रखना, ये गतिरोध संवैधानिक संशोधन के विषयों पर हैं, तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसका कारण है, इसको पढ़ने के लिए आपको आर्टिकल 368 का अध्ययन करना होगा, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि संसद 2 तरीकों से संविधान में संशोधन करेगी। पहला तरीका तो यह है कि वो अपने साधारण बहुमत, साधारण बहुमत का मतलब हो गया 51+1, और एक वो अपने विशेष बहुमत से। अब विशेष बहुमत में भी 2 तरीके हैं, एक तो संसद का विशेष बहुमत जिसको हम कह सकते हैं 2/3, 2/3, और एक इसके अंदर पार्ट और है, कुछ ऐसे पार्ट भी है जिसको बदलने के लिए आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है, यानी संसद का 2/3 और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। ये कब होगा, जब आपको संविधान की किसी धारा को बदलना है। कहने का अर्थ यह है कि आर्टिकल 368 संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन उसकी गाइडलाइन यहां दी गई है कि आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपको ये तरीके अपनाने होंगे कि अगर साधारण संशोधन करना है तो प्रक्रिया केवल साधारण बहुमत की होगी, और विशेष संशोधन करना है, कुछ भाग ऐसे हैं जिनका विशेष बहुमत से होता है संशोधन, तो उसके लिए विशेष प्रक्रिया आपको अपनानी होगी। अब चूंकि देखिए, आप साधारण विधेयक है तो आप गतिरोध होने पर क्या बुला सकते हैं, संयुक्त बैठक। संसद एक साथ संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति कॉल करेगा, जैसा मैंने कहा कि 3 बार हो चुका है। और अगर ये संवैधानिक संशोधन विषय है और इस पे गतिरोध उत्पन्न हो जाए कि एक सदन पास कर दे और दूसरा पास नहीं करे, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जा सकता, ये विधेयक जो है वहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार कई बार क्या करती है सरकार, वित्त संबंधी भी कुछ ऐसे मामले होते हैं, अगर वित्त संबंधी मामले आर्टिकल 112 के हैं तो वो साधारण माने जाएंगे और 108 वाली ज्वाइंट बैठक का वो हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन वो संशोधन मान लीजिए आर्टिकल 117 को लेकर है, जिसमें वित्त संबंधी बातें हैं, तो उसको लेकर भी ज्वाइंट बैठक जो है वो नहीं बुलाई जा सकती, वो विधेयक वहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त। यद्यपि फाइनेंस संबंधी विषयों में लोकसभा की अधिकार ज्यादा है, राज्यसभा के पास अधिकार कैसे है, कम है। तो कुल मिलाकर इस भाग के अंदर एक तो विधायी शक्तियों का उल्लेख है, जिसमें संसद के दोनों सदन, स्पीकर उनके अपने, और संसद के कानून बनाने का तरीका, संसद के वित्त संबंधी अधिकार, जिसमें वित्त विधेयक लाना, विनियोग विधेयक लाना, लेखा अनुदान लाना, पूरक अनुदान लाना, वित्त विधेयक लाना, संसद के कार्य करने की भाषा क्या होगी, संसद में जब संयुक्त बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये सब बातें जो हैं वो कौन से भाग में है, भाग 5 के आर्टिकल 179 से लगाकर 123। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है वो है 123, इस पर हम चर्चा करते हैं। आर्टिकल, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है
और इसकी कई बार आप व्यक्ति के पढ़ने में बड़ी समस्या होती है समझने के। सबसे पहले ध्यान रखना ये आर्टिकल संविधान में बहुत पहले से हैं। 1935 के अगर हम भारत शासन अधिनियम का अध्ययन करें, 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो इसमें इस आर्टिकल का प्रावधान है। पर ये इसमें ये कहा गया था कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वो गवर्नर जनरल के पास होगा। इस आर्टिकल को हम कहेंगे राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसका नाम क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अब इस बात को आपको समझना है, यहां एक शब्द का प्रयोग किया गया है अध्यादेश। इसका मतलब ये आदेश पूरा नहीं है, आधा आदेश। अगर जिस दिन इसको संसद का बल मिल जाएगा, संसद इसको पास कर देगी, उस दिन ये क्या बन जाएगा? विधेयक बन जाएगा और ये कानून बन जाएगा। अब इसका अर्थ आपको समझना है, जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा, संसद साल में 2 बार इकट्ठा होती है, हर 6 महीने एक बार और साल में 3 बार, यानी संसद के पहले अधिवेशन और दूसरे अधिवेशन के मध्य 6 महीने का समय होता है। हर 6 महीने बाद राष्ट्रपति उसको कॉल करेगा। तो एक साल में हम मान लीजिए संसद 3 बार इकट्ठा होती है। नियम तो ये कहता है कि संसद 6 महीने बाद वापस आउट की जाएगी या बुलाई जाएगी। अब ध्यान रखिए, जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा और सरकार को किसी विशेष कानून की जरूरत पड़ जाए, अगर वो कानून नहीं बनाया जाएगा तो राष्ट्र को अभूतपूर्व क्षति हो सकती है, राष्ट्र को नुकसान हो सकता है। उस समय राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश भी राष्ट्रपति जारी करेगा, लेकिन लाएगी कैबिनेट से। याद रखना, मैंने पहले ही कहा कि जो काम आप राष्ट्रपति के नाम से सुनते हैं वो करने वाली कौन होती है? कैबिनेट। संविधान में कहीं पर भी राष्ट्रपति के स्वविवेकी अधिकारों का उल्लेख नहीं है, यानी संविधान कहीं ये नहीं कहता है कि राष्ट्रपति के पास स्वविवेकी अधिकार है। हाँ, राज्यपाल एक ऐसा पद है जिसके पास स्वविवेकी अधिकार भी है और वो एक स्वतंत्र पद भी है हमारे संविधान के अंदर। कई मायनों में ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल जो है वो अधिक शक्तिशाली है। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और उस समय जब सरकार कोई कानून लाती है और वो लागू किया जाता है तो उसे कहा जाता है अध्यादेश। अध्यादेश का वही विधिक बल होता है जो संसद द्वारा पारित किए गए कानून का होता है। बस फर्क इतना है कि संसद जब पुनः समवेत होगी, यानी संसद जब वापस सदन में आएगी, सत्र में आएगी, तो उसके 6 सप्ताह तक, यानी जैसे आज मान लीजिए सत्र में आ गई है, तो आज से 6 सप्ताह तक वो कानून जो अध्यादेश है, अगर उसको आपने पास नहीं करवाया संसद से, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाए। यानी इसका जीवन काल जो है संसद के पुनः समावेत होने के 6 सप्ताह तक है। जैसे मान लीजिए आज अध्यादेश लाया गया, 6 महीने बाद संसद बैठी, तो संसद जिस तारीख को बैठी उससे 6 सप्ताह तक इसका जीवन काल रहेगा। अगर इस दरमियान सरकार ने इसको पास करवा दिया तब तो ये क्या बन जाएगा? कानून। और अगर संसद से वो पास नहीं करवाया तो वो अध्यादेश स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त। यानी अध्यादेश का विधिक बल जो है संसद के पुनः समावेत होने के 6 सप्ताह तक है। अगर आपने पास नहीं करवाया तो वो समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अध्यादेश जारी करने का ही जो राष्ट्रपति का जो अधिकार है, ये हमारे 1935 के भारत शासन अधिनियम में था। और हूबहू ऐसी ही प्रणाली कुछ और देशों में भी है जहां पर राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता है। तो हमने आज भाग 5 जो है उसमें आर्टिकल 51 से लगाकर आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 123 तक हमने बातें की। अगली जब क्लास होगी तो हम आर्टिकल 23 से आगे बात करेंगे। धन्यवाद आपको।